हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में आज हम लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। तो मॉड्यूल 1 के टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे, अभी हम उसको कंप्लीट करेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, समझ रहे आप? और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां भी एज अ डिजाइनर आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आना चाहिए। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन के डिजाइन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है लिमिटेशन इन डिजाइन। जब एक डिजाइनर डिजाइन करता है तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं लाइक सैचुरेशन, करंट डेंसिटी, इंसुलेशन, टेम्परेचर राइट, इन सभी पैरामीटर्स के साथ वो बाउंडेड होता है। और वो बाउंडेड इसलिए होता है क्योंकि अगर इन पैरामीटर्स को वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा तो उसका जो आउटकम्स आएगा मे बी वो वैसा नहीं हो जैसा कंज्यूमर को चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रिकल मशीन के डिजाइन में लिमिटेशन इन डिजाइन सबसे पहला फैक्टर है जो डिजाइन को अफेक्ट करता है। सेकेंड जो फैक्टर जो डिजाइन को अफेक्ट करता है वो है कस्टमर नीड्स। कस्टमर की अपनी नीड्स होती हैं और उसी नीड्स के अकॉर्डिंग एक डिजाइनर को डिजाइन करना होता है। थर्ड पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फोर्थ है कन्वीनियंस इन प्रोडक्शन लाइन एंड ट्रांसपोर्टेशन। डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। और नेक्स्ट वो फैक्टर जो कि प्राइमरी फैक्टर में तो नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर डिजाइनिंग, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, और वो है सर्विसिंग मींस मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। और लास्ट फैक्टर एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो आइए एक एक करके हम इन सभी को समझते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं, वो है लिमिटेशन इन डिजाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशन इन डिजाइन जो फैक्टर है उसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं जिन्हें एक एक करके हमें समझना है। सबसे पहला पैरामीटर है सैचुरेशन इन मैग्नेटिक सर्किट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सैचुरेशन ऑलरेडी पहले के वीडियोस में समझ चुके होंगे, लेकिन आइए एक बार मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। यारी समझ गई। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी B और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी H, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ फ्लक्स वर्सेस करंट का कर्व बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड BH कर्व। जब हम BH कर्व डिजाइन करते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे करंट की वैल्यू को चेंज करने से फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होता है, क्योंकि समहाउ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन करंट की वैल्यू चेंज करने से फ्लक्स में कब तक चेंज होगा, ये हमारे लिए कंस्ट्रेंट है। तो जब भी हम BH कर्व बनाएंगे तो BH कर्व में एक पॉइंट मुझे मिलेगा जिस पॉइंट के बाद करंट में आप कुछ भी चेंज करेंगे फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात करूं तो एक डिजाइनर को ये ध्यान रखना होता है कि उसका मशीन का जो आइडियल वर्किंग कंडीशन होगा वो बिलो सैचुरेशन पॉइंट होगा। यही हमारे डिजाइनर के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है। अच्छा, हमको सिखा रही है। जब भी हम मैग्नेटिक सर्किट डिजाइन करेंगे तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे बहुत हायर फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नेटिक कोर यूज नहीं कर सकते। बेनिफिट तो हमें है हायर फ्लक्स डेंसिटी का कोर यूज करने से, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी कोर का वॉल्यूम उतना कम होगा, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी समहाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कोर। तो अगर फ्लक्स डेंसिटी हायर होगा तो कोर का एरिया भी कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप ज्यादा हायर फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू यूज कर ली तो उसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कोर लॉस की वैल्यू बढ़ जाएगी और साथ में हार्मोनिक्स इंड्यूस हो जाएंगे। No, God, please, no, no, no. तो जो आइडियल वर्किंग कंडीशन होता है मैग्नेटिक सर्किट के लिए वो होता है बिलो द सैचुरेशन, यानी इन सैचुरेशन पॉइंट हमें काम करना होता है, और ये एक लिमिटेशन और बाउंडेड कंडीशन है एक डिजाइनर के लिए। आइए स्टूडेंट, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड जो लिमिटेशन है वो है करंट डेंसिटी। सिमिलरली जैसे मैग्नेटिक सर्किट के लिए हमने फ्लक्स डेंसिटी देखा, वैसे कंडक्टर के लिए करंट डेंसिटी हमारे लिए बाउंडेड है। क्यों? तो बच्चों ये तो आपको पता होगा कि करंट डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम कॉपर हमें यूज करना पड़ेगा। I don't know.
अब तो सच बोल दे। क्योंकि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। मीन्स करंट डेंसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम अमाउंट ऑफ कॉपर हमें यूज करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन जितनी ज्यादा करंट डेंसिटी होगी लॉसेस की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी और लॉसेस बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये एक लिमिटेशन है। गजब बेइज्जती है। हमारे पास ऑप्शंस तो अवेलेबल है कि हम हायर करंट डेंसिटी का मटेरियल यूज कर लें, लेकिन ये लिमिटेशन है कि हम एक वैल्यू से ज्यादा यूज करेंगे तो ओवरऑल मेरा मशीन का डिजाइन अफेक्ट होगा क्योंकि लॉसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड जो पैरामीटर है वो समहाउ इसी पे डिपेंडेंट है, वो है टेम्परेचर लिमिटेशन। आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इंसुलेशन को वो डैमेज करेगा, क्योंकि हीट बढ़ने से इंसुलेशन की जो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ है वो वीक होगी और उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे डिजाइनर के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि उसको उन्हीं मटेरियल को सिलेक्ट करना है जो कि रेटेड टेम्परेचर के बिलो ही टेम्परेचर को डेवलप करे, अदरवाइज वो डिजाइन फेल हो जाएगा। क्या बोला तूने? जो फोर्थ पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। इंसुलेशन हमारा वीक है तो हम रेटेड वोल्टेज पे उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जब रेटेड वोल्टेज देंगे तो मैकेनिकल फोर्स से हीट जो डेवलप करेगा उससे वो डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए सही इंसुलेशन का सिलेक्शन एक डिजाइनर के लिए एक लिमिटेशन है, डिजाइन फैक्टर को अफेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट, इंसुलेशन के बारे में आगे हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंसुलेशन समझेंगे। साथ साथ हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं, जो कि एक लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में। और ये लिमिटेशन तब डोमिनेट करता है जब हम लार्ज या हाई स्पीड मशीन्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि जब आप स्पीड बढ़ाएंगे मशीन का तो स्वाभाविक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होगा और उससे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो डैमेज कर देगा मशीन को, अगर आपका मशीन मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सारे के सारे लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को डिजाइन करते समय। अगला लिमिटेशन की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई एफिशिएंसी एंड हाई पावर फैक्टर। देखिए, ऐसे हर डिजाइनर की यही प्रायोरिटी होगी कि वो मशीन की एफिशिएंसी हाई रखे, साथ साथ वो हाई पावर फैक्टर पे डिवाइस को और काम करने के लिए डिजाइन करे। लेकिन ये दोनों के दोनों हमारे लिए एक बाउंडेशन है। क्यों बाउंडेशन है? जब आप लिमिटेड हाई एफिशिएंसी की बात करेंगे तो लॉसेस मिनिमम होने चाहिए, और लॉसेस मिनिमम होंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और उस कंडीशन में आपका कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तरीका है भीख मांगने का, तरीका है भीख मांगने का। कि आप जब अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीदेंगे तो स्वाभाविक है कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगा। आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जब आप किसी अच्छे ब्रांड का या अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदते हैं तो आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर एफिशिएंसी ज्यादा रखना है तो लॉसेस मिनिमम करने होंगे, और उसके लिए हायर कैपिटल कॉस्ट लगाना पड़ेगा। और जब हम हायर कैपिटल कॉस्ट लगाएंगे तो वो डिजाइन हर किसी के लिए अप्रोचेबल नहीं है, हर किसी के लिए यूजफुल नहीं है। सिमिलरली पावर फैक्टर हाई करने के लिए हमें उसी तरीके से कि हमें एक्स्ट्रा कैपिटल कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक लिमिटेशन है डिजाइनर के लिए। अगला लिमिटेशन की हम बात करते हैं, दैट इज मैकेनिकल कम्यूटेशन इन डीसी मोटर्स। हम सब जानते हैं डीसी मशीन के मोटर या जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेशन होता है, तो अगर मैकेनिकल कम्यूटेशन हम परफॉर्म करेंगे तो वो पुअर कम्यूटेशन होगा, और ये पुअर कम्यूटेशन हमारे लिए हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को अफेक्ट करेगा। तो मैकेनिकल कम्यूटेशन इन डीसी मशीन भी अपने आप में एक लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन करते समय। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस इन डिजाइन। तो ये लिमिटेशन इन डिजाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपसे सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई पेपर में पूछा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो अभी इसका हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा, दैट इज लिमिटेशन। आइए अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमर नीड्स। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जो सेकेंड फैक्टर है जो हमारे डिजाइन को अफेक्ट करता है वो है कस्टमर नीड्स।
कैसे कस्टमर नीड्स अफेक्ट करता है, क्योंकि कोई भी डिजाइनर जब ऑब्जेक्ट को डिजाइन करेगा तो वो कंज्यूमर के स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करता है। अगर आप ही कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करने वाले हैं तो आपका पहला टारगेट यही होगा कि मैं वही प्रोडक्ट बनाऊं जो कि मार्केट के लिए फ्रेंडली हो, जो कि मार्केट में यूजफुल हो, जिसका मार्केट में डिमांड हो। अगर ऐसा प्रोडक्ट आप बनाते हैं जिसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो स्वाभाविक है उसका कोई मतलब नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। तो सिमिलरली यहाँ पे जब एक डिजाइनर डिजाइन करेगा तो वो इस बात को इंश्योर करेगा कि उसका डिजाइन कंज्यूमर के स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल करता है कि नहीं, क्या उसकी जरूरत है। अगर है तो स्वाभाविक है वो प्रोडक्ट चलेगा, प्रोडक्ट यूजफुल होगा, अदरवाइज वो यूजफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर है जो डिजाइनर को अफेक्ट करता है, क्योंकि हर कंज्यूमर का अपना एक स्पेसिफिकेशन है, अपने कंस्ट्रेंट्स है। कुछ कंज्यूमर्स के लिए इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है कि आपका सामान अच्छा होना चाहिए लेकिन पैसा भी कम होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कॉस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन ये कंज्यूमर की तरफ से कंडीशन आता है कि नहीं, हमें कम पैसे में ही अच्छी एफिशिएंसी वाली मशीन चाहिए। तो इस तरीके के डिजाइनर के पास बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं। किसी का लिमिटेशन साइज को लेके होता है, किसी का लिमिटेशन इंसुलेशन को लेके होता है, किसी का लिमिटेशन हीट को लेके, टेम्परेचर को लेके होता है। तो इस तरीके के कस्टमर नीड्स में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है जो एक डिजाइनर के पास आते हैं, और ये डिजाइनर के लिए एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल मशीन की डिजाइन करते समय। सही पकड़े हैं। ओ भाई ये क्या है? तो आइए स्टूडेंट अब हम थर्ड फैक्टर की बात कर लेते हैं। क्या खत्म नहीं होता बे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो सबसे पहले कुछ आपके पास नॉर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जिनको आपको फॉलो करना होता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ये जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के गवर्निंग एजेंसीज के द्वारा दिए जाते हैं, जिसको हमें डिजाइन करते समय स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा देश अच्छे से चले, यहाँ की जनता सुखी रहे, तो इसके लिए हमारे पास संविधान है। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन की डिजाइन करने जा रहे हैं, हमारी डिजाइन हर किसी के लिए ज्यादा फ्रेंडली हो, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हमें फॉलो करना होता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ही अपने आप में एक डिजाइनर के लिए लिमिटेशंस है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट करने होते हैं जिससे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन कंज्यूमर की तरफ से अगर कॉस्ट कंस्ट्रेंट है तो स्वाभाविक है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच नहीं होता है। आइए अब हम बात करते हैं उन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को देने वाले नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज को, जो कि हमारे लिए उन पैरामीटर्स को, उन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को सेट करते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, चाहे हम मटेरियल का सिलेक्शन करें तब, या फिर हम डिजाइन पैरामीटर्स को डेवलप करें तो आइए यहाँ पे पहला एजेंसी की बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड, सिंबॉलिक फॉर्म में उसको बोलते हैं IS। सेकंड जो एजेंसीज है दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और उसका फुल फॉर्म होता है BIS। नेक्स्ट एजेंसी इज कॉल्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड। इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। और फोर्थ है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, दैट इज IEC। एज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टूडेंट इन एजेंसी से काफी फैमिलियर होते हैं। नेक्स्ट एजेंसी इज कॉल्ड NEMA, दैट इज द नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ये टोटल 5 हमने स्टैंडर्ड एजेंसीज के बारे में देखा जिन्होंने बहुत सारे नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमें दिए हैं, पैरामीटर्स दिए हैं जिन्हें हमें डिजाइन करते समय फॉलो करना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है एक डिजाइनर के डिजाइन को, क्योंकि यहाँ डिजाइनर अपने मनमानी तरीके से किसी भी मशीन में सिलेक्शन ऑफ मटेरियल नहीं कर सकता। और ये एक पॉजिटिव अफेक्ट फैक्टर है जिससे कंज्यूमर को सही मटेरियल यूज वाला मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन मिलता है। तो स्टूडेंट इसके अलावा और भी 2-3 पॉइंट्स है, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वो है कन्वीनियंस इन प्रोडक्शन लाइन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप डिजाइन जब करते हैं तो आप इन चीजों को ध्यान रखना होता है कि आपका डिजाइन ट्रांसपोर्टेशन फ्रेंडली है कि नहीं। ऐसा तो नहीं आपने इतना बड़ा मशीन बना दिया कि उसका ट्रांसपोर्टेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में एक डिजाइनर के लिए लिमिटेशन है कि वो डिजाइन करते समय इन चीजों को ध्यान रखे कि प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन
कन्वीनियंस है कि नहीं। ओके सिमिलरली यहाँ पे अगला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस एंड रिपेयर। आप डिजाइनर को ये ध्यान रखना होता है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कितना मेंटेनेंस फ्रेंडली है और उसका रिपेयर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उस प्रोजेक्ट का मार्केट सेल बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट को जहाँ यूज करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमारी डिवाइस के बहुत सारे पैरामीटर्स लाइक इंसुलेशन को अफेक्ट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि हम जिस डिजाइन को डेवलप कर रहे हैं क्या वो इन्वायरमेंटल कंडीशन फ्रेंडली है, और अगर है तो वो डिजाइन सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स एक डिजाइनर के लिए लिमिटेशंस है। प्यारी समझ गई। तो स्टूडेंट होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो गए होंगे और आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ के याद करके आप अपने पेपर में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड मॉडर्न ट्रेंड्स इन डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। यानी इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में आजकल कौन से मॉडर्न ट्रेंड्स से टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल में सब समझेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप पहली बार डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इस प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के वीडियो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें। और अगर आप लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे तो स्वाभाविक है इस सब्जेक्ट में आपका कंट्रोल ज्यादा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई।